सोचे देश की राजधानी के ठीक नाक के नीचे एक ऐसी खौफनाक साजिश रची जा रही हो जिसकी भनक किसी को न लगे। इस डीप डाइव एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है, जहां हम ऑफिशियल रिपोर्ट्स और डॉक्यूमेंट्स के जरिए समझेंगे कि ऑपरेशन D6 नाम का यह अभूतपूर्व टेरर प्लॉट आखिर कैसे तैयार हुआ। 15 सुनने में शायद ये महज एक नंबर लगे, लेकिन 10 नवंबर 2025 को दिल्ली के लाल किले के पास जो भयानक ब्लास्ट हुआ, उसमें ठीक इतनी ही मासूम जानें हमेशा के लिए चली गई। बिरयानी तैयार है, दावत के लिए तैयार रहें। अब आपको लग रहा होगा कि यहाँ किसी दावत या पार्टी की बात हो रही है ना, लेकिन असल में ये एक हाईली एन्क्रिप्टेड कोड था। इसका असली मतलब ये था कि भारी मात्रा में एक्सप्लोजिव्स यानी विस्फोटक एक बहुत बड़े हमले के लिए बिल्कुल प्राइम किए जा चुके हैं। भाग 1, द एक्सीडेंटल क्लू एंड अ मैसिव कॉन्स्पिरेसी, यानी एक अप्रत्याशित सुराग और एक बहुत बड़ी साजिश। तो चलिए इस विनाशकारी घटना को सही से समझने के लिए कहानी को थोड़ा पीछे की तरफ से ट्रेस करते हैं, जिसकी शुरुआत दिल्ली से 800 किलोमीटर दूर मिले एक बहुत ही छोटे से सुराग से होती है। तारीख थी 17 अक्टूबर 2025। कश्मीर में लगे एक वार्निंग पोस्टर पर एसएसपी जीवी संदीप चक्रवर्ती की अचानक नजर पड़ती है। बस ये एक एक्सीडेंटल सुराग था जिसने जांच एजेंसियों को सीधे इरफान नाम के एक पैरामेडिक तक पहुंचाया, जो एक की हैंडलर का काम कर रहा था, और यहीं से ये पूरा का पूरा छिपा हुआ मॉड्यूल बेनकाब हो गया। भाग 2, रेडिकलाइजिंग द डॉक्टर्स। अब इन ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो है इन अपराधियों का बैकग्राउंड। ये कोई अनपढ़ या भटके हुए युवा नहीं थे, बल्कि हमारे देश के कुछ सबसे ब्रिलियंट मेडिकल माइंड्स थे। जरा उम्र और नबी के इन दो चेहरों के बीच का कॉन्ट्रास्ट देखिए। एक तरफ वो जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन का स्टेट रैंक नंबर 1 टॉपर था, और दूसरी तरफ ऑपरेशन D6 टेरर मॉड्यूल का मास्टरमाइंड। ये सच में डरावना है कि कैसे एक इतने शानदार मेडिकल प्रोफेशनल ने अपने तेज दिमाग का इस्तेमाल लोगों की जान बचाने के बजाय एक नरसंहार को डिजाइन करने के लिए किया। लेकिन ये सब रातों रात नहीं हुआ। इस टाइमलाइन को देखिए। 2010 में मेडिकल कॉलेज में एडमिशन से लेकर 2022 में तुर्की में टेरर ट्रेनिंग तक का इनका सफ़र बेहद स्लो और कैलकुलेटेड था। साफ दिखता है कि कैसे कॉलेज के ही कट्टरपंथी प्रोफेसर्स ने इन होनहार छात्रों के एकेडमिक सफ़र को हाईजैक किया और उन्हें बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से अंतर्राष्ट्रीय आतंक की ओर धकेल दिया। भाग 3, अल-फलाह, अ सेफ हेवन फॉर टेरर। अब किसी भी इतने बड़े ऑपरेशन के लिए एक सुरक्षित बेस की जरूरत तो होती ही है, और इस मॉड्यूल को अपना वो परफेक्ट कवर कहाँ मिला? अल-फलाह यूनिवर्सिटी में, जो दिल्ली से महज 30 किलोमीटर दूर फरीदाबाद में है। जरा इन रेड फ्लैग्स पर गौर कीजिए। ऑफिशियल डेटा इस यूनिवर्सिटी के अंदर फैले भ्रष्टाचार के बारे में हैरत अंगेज खुलासे करता है। बिना क्लियरेंस के फेक एनओसी, 10 से ज्यादा शेल कंपनियों के जरिए 45 करोड़ का फाइनेंशियल फ्रॉड, प्रॉपर्टी के लिए मुर्दा लोगों का इस्तेमाल, और तो और फाउंडर का तिहाड़ जेल का क्रिमिनल रिकॉर्ड। इस भयंकर संस्थागत भ्रष्टाचार ने एक ऐसा ब्लाइंड स्पॉट बना दिया था जिसने इस टेरर मॉड्यूल को एक परफेक्ट और अनइंटरप्टेड कवर दिया। तो इन्होंने सिस्टम के इन लूप होल्स का फायदा उठाया। कैसे? बहुत ही चालाकी से। इन्होंने हॉस्टल की बिल्डिंग 17 को अपना पूरा कमांड सेंटर ही बना डाला। किसी की नजर ना पड़े इसलिए जानबूझकर नाइट शिफ्ट्स ली, केमिस्ट्री लैब से खतरनाक केमिकल स्मगल किए, और कैंपस को ही AK-47 जैसे हथियार छिपाने के लिए इस्तेमाल किया। और हाँ, ये सब बिना किसी नेशनल मेडिकल कमीशन के NOC सर्टिफिकेट्स के चल रहा था। भाग 4, प्रिपेयरिंग ऑपरेशन D6। तो अब जब सेफ हाउस मिल गया था, इस मॉड्यूल ने ऑपरेशन D6 की भयानक लॉजिस्टिक तैयारियां शुरू कर दी, जिसे असल में दिवाली के मौके पर अंजाम देना था। इनकी तैयारियों का स्केल देखिए, लिटरली रोंगटे खड़े कर देने वाला है। कई शहरों के लिए 32 कोऑर्डिनेटेड कार बम्स की प्लानिंग, लोकल बीच की दुकानों से 1600 किलो एग्रीकल्चरल फर्टिलाइजर जमा किया गया। नेशनल सर्वेलियंस से बचने के लिए इन डॉक्टर्स ने खुद अपनी जेब से 26 लाख रुपए का फंड जमा किया। कोई ईमेल ट्रैक ना हो इसलिए जीमेल ड्राफ्ट्स का इस्तेमाल किया, और डॉक्टर शाहीन जैसे टॉप रैंकिंग मेडिकल कर्मचारी को अपनी टीम में रिक्रूट किया। और इनकी बातचीत का तरीका, वो तो पूरी तरह से उसी भाषा पर बेस था जिसे वे सबसे अच्छी तरह जानते थे, मेडिकल टर्म्स। हार्ट स्पेशलिस्ट, मेडिसिन स्टॉक और ऑपरेशन थिएटर जैसे एकदम रूटीन लगने वाले शब्दों के पीछे असल में हथियारों और टारगेट लोकेशंस की खौफनाक साजिश को बड़ी ही चालाकी से एन्क्रिप्ट किया गया था। भाग 5, द क्लाइमैक्स, अ डेस्परेट मैनहंट।
तो ये सारी परफेक्ट प्लानिंग 30 अक्टूबर 2025 को बिल्कुल ताश के पत्तों की तरह बिखर गई, जब एक अचानक की गई पुलिस रेड ने बिल्ली और चूहे का एक खौफनाक खेल शुरू कर दिया। हुआ ये कि जैसे ही को-कॉन्स्पिरेटर मुजम्मिल कैंपस में पकड़ा गया, मास्टरमाइंड उमर अपना सब कुछ वहीं छोड़कर एक सफेद रंग की सेकंड हैंड हुंडई i20 कार में फरार हो गया। और बस यहीं से ये ऑपरेशन एक बेहद अराजक और तेज मोड़ ले लेता है। अब पुलिस चारों तरफ थी। ऐसे में उमर ने खुद को छिपाने के लिए जो एक्सट्रीम कदम उठाए वो देखिए। एक लोकल कॉन्टैक्ट के जरिए नूह में 10 बाई 14 फीट का एक बेहद छोटा कमरा किराए पर लिया। 9 दिनों तक वो नहाया धोया नहीं, बस अंदर ही बंद रहा। और तो और उसे कमरे से बाहर न निकलना पड़े, इसलिए उसमें सैनिटेशन के लिए प्लास्टिक बैग्स तक का इस्तेमाल किया। ये सब दिखाता है कि एक्टिव पुलिस मैनहंट के बीच वो किस लेवल के पैरानोया और साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन से गुजर रहा था। भाग 6, द दिल्ली ब्लास्ट। जब उमर को पूरी तरह एहसास हो गया कि पुलिस और अथॉरिटीज हर तरफ से उसके बिल्कुल करीब आ चुकी हैं, तब उसने एक बहुत ही खौफनाक फैसला लिया, अपने प्लान का आखिरी और जानलेवा फेज अकेले ही पूरा करने का। उसके आखिरी कुछ घंटों की ये टाइमलाइन मिनट दर मिनट ट्रैक करने पर सच में डरावनी लगती है। 9 नवंबर की रात 11:43 पर वो अपने नूह के ठिकाने से निकलता है। राजधानी के अंदर एक बहुत ही कैलकुलेटेड ड्राइव के बाद 10 नवंबर की दोपहर 3:29 पर सुनहरी मस्जिद की पब्लिक पार्किंग में घुसता है और घंटों तक वहीं कार में बॉम्ब असेंबल करता है। और फिर शाम 6:52 पर लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 4 पर वो भयानक विस्फोट कर देता है। भाग 7, इन्वेस्टिगेशन एंड आफ्टरमैथ। इस धमाके के तुरंत बाद जो हुआ, उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। एक बहुत बड़ा देशव्यापी क्रैकडाउन शुरू हुआ, जिसने बाकी बचे हुए मॉड्यूल को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। जरा इस नंबर को देखिए, 5453। कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है ये उन कच्चे विस्फोटकों का कुल वजन है, यानी 5 टन से भी ज्यादा। और ये पुलिस ने कहाँ से रिकवर किया? सिर्फ और सिर्फ फतेहपुर तागा में मौजूद इनके एक अकेले ग्रामीण ठिकाने से। सोचिए इनका स्केल क्या था। और इस पूरे क्रैकडाउन का नतीजा, एनआईए ने तुरंत एफआईआर 1049 दर्ज की। पूरे देश भर में इनके साथी गिरफ्तार किए गए। अल फल्लाह यूनिवर्सिटी को सस्पेंड कर दिया गया और इसके चेयरमैन को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में अरेस्ट कर लिया गया। इस तेज और कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन का ही नतीजा था कि जो दूसरे शहरों में हमले प्लान किए गए थे, उन्हें पूरी तरह से न्यूट्रलाइज कर दिया गया। तो जाते जाते ये पूरा एनालिसिस हमें एक बहुत ही बेचैन कर देने वाले सवाल के साथ छोड़ जाता है। आखिर कैसे राजधानी से महज 30 किलोमीटर दूर एक फर्जी यूनिवर्सिटी इतने सालों तक बिना किसी रोक टोक के चल रही थी, और कैसे उसने स्टेट टॉपिंग डॉक्टर्स को बिना किसी की नज़र में आए एक इतनी बड़ी बॉम्ब फैक्ट्री बनाने का मौका दे दिया। ये हमारे सिस्टम के उन इंस्टीट्यूशनल ब्लाइंड स्पॉट्स की तरफ इशारा करता है, जिनके कारण इतनी बड़ी त्रासदी संभव हो पाई। सोचने वाली बात है ना?